चुनाव प्रचार थम चुका है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने आखिरी दिन हिंदुत्व और भगवान राम के नाम को चुनाव के बीच में खड़ा कर दिया है, उससे सवाल उठता है कि क्या बीजेपी बंगाल का चुनाव राम के नाम पर लड़ना चाह रही है, जो कि बीजेपी की स्ट्रॉन्ग पिच मानी जाती है। राम, हिंदुत्व, इस तरह की बातें। इसको समझने के लिए पहले आप असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा का यह हालिया बयान सुनिए। दीदी, कभी कभी तो श्री राम भी तो बोला करो, कभी कभी तो श्री राम भी तो बोला करो। इंशाअल्लाह हो गया, खुदा हाफिज हो गया। जय जय श्री राम भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? जय जय श्री राम भी होना चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन दीदी का मुंह से कभी भी आप लोग जय श्री राम नहीं सुनेगा। राम जन्मभूमि मंदिर होना कितना साल हो गया? 2 साल हो गया। दीदी कभी गया है मंदिर में? दीदी कभी गया है? दीदी मंदिर में गई है कि नहीं, पूजा करती है कि नहीं, कि मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन हिमंता तो कुल जमा 10 साल पुराने भाजपाई हैं। उससे पहले कि उनकी राजनीति कांग्रेस में गुजरी है, लेकिन उन्होंने मंगलवार को जो कुछ कहा वही बातें इससे पहले बंगाल में ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं। सुनिए। आप देखते होंगे बंगाल में ममता दीदी को परेशानी होती है जब कोई जय श्री राम बोलता है तो राम के नाम पर ममता दीदी ने बैन कर दिया है। दुर्गा पूजा प्रतिबंध, मूर्ति विसर्जन नहीं हो सकता, दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सकता, शोभा यात्रा नहीं निकल सकती। यानी बंगाल में वो दुर्गा पूजा को प्रतिबंधित करती है, राम नाम लेने पर वह प्रतिबंध लगाती है, लेकिन सड़कों पर इफ्तार पार्टी करवाती है। तो समझ रहे ना चुनाव के ठीक पहले कैसे हिंदू मुसलमान की पूरी पिच तैयार की जा रही है। बंगाल चुनाव में हिंदुत्व का सवाल भी बहुत तेजी से उठा है। बीजेपी का आरोप है कि ममता हिंदुओं का दमन करती रही हैं। टीएमसी का जवाब है कि बीजेपी हिंदुओं की भावनाओं का शोषण करती है और समाज को धर्म के नाम पर बांटती आई है। खुद ममता बनर्जी ये बताने से नहीं चूकती कि वे हिंदू हो या मुसलमान, बंगाल के लोगों में कोई भेद नहीं करती हैं। साथ ही एक हिंदू होने के नाते अपने धार्मिक परंपराओं और रीति रिवाजों का सच्चे मन से पालन करती हैं। सुनिए ममता दीदी को। মা দুর্গার কথা বলি, ওং সর্বমঙ্গল মঙ্গলে শিবে সর্বাত্ম সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে সৃষ্টি স্থিতি বিনাশনং শক্তিভূতে সনাতনী গুণশ্রয়ী গুণময়ী नारायणी नमस्तुते। तो कौन बड़ा हिंदू है, इसकी रूपरेखा कब कैसे तय होगी, ये तो 4 मई के नतीजे बताएंगे। लेकिन लड़ाई बहुत ही दिलचस्प हो चुकी है। हिंदुत्व और राम नाम पर छिड़े चुनावी संग्राम के बीच जिन इलाकों में पहले चरण की वोटिंग होनी है, वहां सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे टीएमसी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के चुनाव की हुंकार आज शाम थम गई। सारे दलों के नेताओं ने अपनी अपनी ताकत झोंक दी और सबको यही यकीन है कि बंगाल की जनता उनको ही चुनेगी। एक जुलूम, ईडी का जुलूम, सीबीआई का जुलूम, इनकम टैक्स का जुलूम, हर घर में बिजनेस के लिए इलेक्शन का टाइम में भी जुलूम कर रहे हैं। मैं आपको कह के जाऊंगा कि बंगाल जय करने का बाद हमारा टारगेट दिल्ली है। हम पर जुर्म डालने वाली दीदी को, ममता दीदी को टाटा बाय बाय कहने का टाइम हो गया है भाई। चुनाव की पूरी तैयारी बंगाल विधानसभा के लिए गुरुवार को होने वाले पहले चरण के चुनाव में 16 जिलों की 152 सीटों के लिए मतदान होगा। इनमें मुर्शिदाबाद की 22, कूच बिहार की 9, जलपाईगुड़ी की 7, अलीपुरद्वार की 5, कलिम्पोंग की 1, दार्जिलिंग की 5, उत्तर दिनाजपुर की 9, दक्षिण दिनाजपुर की 6, मालदा की 12, बीरभूम की 11,
पश्चिम बर्धमान की 9, पूर्वी मेदिनीपुर की 16, पश्चिम मेदिनीपुर की 15, झारग्राम की 4, पुरुलिया की 9 व बांकुड़ा की 12 सीटें शामिल है। पहले चरण में कुल 1478 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों के भविष्य का फैसला बंगाल के 3,60,77,171 वोटर करेंगे। इस बीच बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे को जमकर हवा देनी शुरू कर दी है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने बशीरहाट में इच्छामती नदी के पास से एक वीडियो दिखाने की कोशिश की कि कैसे घुसपैठ होता है। यही बात रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान कही थी। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार विरासत पर हमला कर रही है। घुसपैठियों के कारण बंगाल की भाषा और बंगाल की संस्कृति में बहुत बदलाव आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। भारत और बांग्लादेश एक दूसरे से 4096 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करते हैं। इनमें 2216 किलोमीटर सीमा पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है। इसीलिए घुसपैठ का सवाल बंगाल के जरिए ही ज्यादा उठता है और इसीलिए हर चुनाव में यह अहम मुद्दा भी बन जाता है। वैसे बंगाल में पहले चरण के चुनाव से पहले जो मुद्दे हावी रहे उनमें बांग्लादेशी घुसपैठिए का मुद्दा, महिला आरक्षण में परिसीमन का बवाल, SIR में कटे वोटों का मामला, हिंदुत्व वाली पहचान और राज्य में कानून व्यवस्था का सवाल सबसे बड़े मुद्दे बनकर उभरे हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दार्जिलिंग में थे, उत्तरी बंगाल में। वहां उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता गुंडों की तरह काम करते हैं और राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो उन पर एक्शन लिया जाएगा। टीएमसी कह रही है कि गृह मंत्री को यह भाषा शोभा नहीं देती। ममता के गुंडों का त्रास है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है ना? आप चिंता मत करो, सारे गुंडे कान खोलकर सुन ले। 5 तारीख के बाद किसी भी नागरिक को परेशान किया तो उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। ये तो लोकल गुंडाओं का लैंग्वेज है। वो तो देश का होम मिनिस्टर है, उसके मुंह से ये लैंग्वेज क्या सही है? ये पूरा उनके मुंह से लोकल गुंडों का भाषा निकल रहा है। और वो क्या बोल रहा है? हम बोल रहा है उसको, अगर दम है तो आप खुद 4 मई आप बंगाल में रहिए, वॉच करिए कैसे फेस्टिवल होता है। पूरा बंगाल में ग्रीन वेव होता है। पूरा बंगाल में कैसे ममता दीदी और अभिषेक का लीडरशिप में पूरा तृणमूल कांग्रेस 4th टाइम के लिए वापस आएगा। दावे प्रतिदावे बहुत कुछ चल रहा है। बंगाल में चुनाव अक्सर रक्त रंजित हो जाता है। खूनी संघर्ष की घटनाएं जब तब सामने आती हैं। ये तस्वीरें कोलकाता के पोर्ट इलाके की आपके सामने आ रही हैं, जहां कल रात बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने एक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इस पर दोनों पक्षों के बीच संघर्ष छिड़ गया तो मामला शांत कराने के लिए पुलिस आई। आरोप है कि पुलिस को भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीट दिया। पुलिस की जवाबी लाठीचार्ज में बीजेपी उम्मीदवार राकेश सिंह समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर भी आई है। वहीं आज दिन में भांगर इलाके में इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी ISF के उम्मीदवार अरबुल इस्लाम की गाड़ी पर हमला किया गया तो इलाके में तनाव भड़क उठा है। भद्र लोक और भद्र लोगों वाले बंगाल में इस तरह की चुनावी हिंसा की खबरें बहुत ही आम है चुनावी मौसम में। लेकिन इस बीच एक और बड़ा अपडेट आपको जानना चाहिए। टीएमसी के सांसद हैं, ममता बनर्जी के बहुत करीबी हैं, डेरेक ओब्रायन। उन्होंने एक बेहद सनसनीखेज आरोप आज केंद्रीय एजेंसियों पर लगा दिया है। डेरेक ओब्रायन का आरोप है कि दूसरे चरण के चुनाव से पहले यानी 29 अप्रैल से पहले बंगाल में कुछ बड़ी साजिश की जा रही है। बहुत कुछ बड़ा हो सकता है जो केंद्रीय एजेंसियां करवा सकती हैं। क्या कह रहे हैं डेरेक, सुनिए इसको। We have credible information that a meeting has been called by the Home Minister of India in respect to Bengal. CBI head, ED head, NIA head. Some serious action has been planned before
phase 2 of the polls. Mark my words, in the next 150 hours, some devious action has been planned. This will probably happen somewhere in the districts of South Bengal, where the BJP are the big zero. सेकेंड फेज का चुनाव उस इलाके में होने वाला है जो तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और शायद उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि कोई बड़ी साजिश होने वाली। क्या है इस बारे में डिटेल में डायरेक्टर कुछ नहीं बताया, केवल चुनावी आरोप है या वाकई में कोई सीरियस मसला है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में ऐसा ना हो कि आपसी खींचतान में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। ये आशंका तो मन में पैदा कर ही दी है। कोई भी चुनाव जनता की उम्मीदों को भी इम्तिहान होता है। चुनाव की कसौटी पर पब्लिक के असल मुद्दे कसे जाते हैं। बंगाल में चुनाव के दौरान और उसके बाद होने वाली हिंसा एक ऐसी ही समस्या है जिससे आम लोगों में असुरक्षा का भाव भर जाता है। वहां शिक्षक भर्ती और राशन वितरण में घोटालों का आरोप भी अब जवाब मांग रहे हैं। आरजे कर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से रेप और हत्या की मामला चुनावों में लगातार उठ रहा है और जवाब चाहता है कि महिलाओं को सुरक्षा कब मिलेगी। बेरोजगारी का सवाल कब अपने समाधान तक पहुंचेगा। राज्य में औद्योगिक विकास कब तक हो पाएगा और कब तक रोजी रोटी की तलाश में वहां के नौजवान पलायन करते रहेंगे पश्चिम की ओर। अवैध घुसपैठ से सिक्योरिटी और डेमोग्राफी पर जो खतरा मंडरा रहा है उसका हल क्या है। और यह भी एक अहम सवाल है कि कभी सूखा तो कभी बाढ़ और कभी चक्रवाती तूफानों से होने वाले नुकसानों की भरपाई कब होगी और कैसे होगी। लेकिन चुनाव अक्सर भावुकता की ढलान पर फिसलता चला जाता है। बंगाल में चुनाव अक्सर अस्मिता से जोड़ा जाता है। बांग्ला अस्मिता माँ माटी मानुष जैसे भावुक पहचान को जन्म देती है तो कई बार बांग्ला समाज से निकले महापुरुषों के व्यक्तित्व को निखारती भी है। बंगाल ने धर्म, अध्यात्म, साहित्य, विज्ञान से लेकर राजनीति तक एक से बढ़कर एक दिग्गजों को जन्म दिया है। बंगाल की माटी के एक महान लाल थे स्वामी विवेकानंद तो दूसरे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। लेकिन चुनावी आपाधापी में बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबान फिसल गई। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मुख्यमंत्री योगी की जुबान फिसली। नाम उन्होंने विवेकानंद के हवाले से इस नारे का जिक्र कर दिया तो टीएमसी ने भी तुरंत चुटकी लेने का उनको मौका मिला। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का ये ट्वीट वायरल है जिसमें वो योगी आदित्यनाथ पर जमकर चुटकी ले रही है। चाहे पेट का सवाल हो या दिल का, रोजी रोटी का मुद्दा हो या पहचान और संस्कृति का, हर मुद्दे चुनावों में अपने हिसाब से गढ़े जाते हैं। उसमें कोशिश यही होती है कि अपनी कमीज कैसे दूसरों से ज्यादा सफेद दिखाई जाए, बल्कि कई बार तो दूसरों की कमीज पर ज्यादा कालिक दिखाने की होड़ भी होती है। इस बीच चुनाव से ठीक पहले आम जनता उन्नयन पार्टी यानी बाबरी मस्जिद बनवाने की बात करने वाले हुमायूं कबीर के 4 उम्मीदवारों ने, जी हां, उम्मीदवारों ने वोटिंग के पहले पार्टी छोड़ दी है। वो चारों उम्मीदवार ममता बनर्जी की टीएमसी में आज अचानक शामिल हो गए। वो चारों नेता हैं रानीगंज से उम्मीदवार राहुल घोष, दुर्गापुर पूर्व से उम्मीदवार रूबिया बेगम, बाराबनी से उम्मीदवार अद्वैत दास और पांडवेश्वर से उम्मीदवार जुबैद शेख। बस देखते जाइए 29 अप्रैल से पहले और भी सियासी कलाबाजियां बंगाल में देखने को मिल सकती हैं और तेज ये वार पलटवार का ड्रामा चल सकता है। बात करते हैं अगली स्टोरी की। महिला आरक्षण